बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। F-35 की तरफ से एक और खबर आई है जो कि रशिया के लिए को बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से। 9 मार्च को अमेरिका की मिलिट्री ने एक अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि हमने F-35 जहाज को न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब लेके जाने के लिए सर्टिफाई कर दिया है, या आप कह दें कि उसको अलाउ कर दिया, और उसके ऊपर जितनी भी टेस्टिंग इस हवाले से चल रही थी कि अमेरिका का ये 5th जनरेशन वाला F-35 जहाज एक न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब लेके जा सके, उसकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है और अब F-35 जहाज किसी भी न्यूक्लियर मिशन के ऊपर जाने के काबिल है। और इस तरह से F-35 दुनिया का पहला 5th जनरेशन वाला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन गया। ये याद रखिएगा, रिपीट करता हूं कि दुनिया का पहला 5th जनरेशन वाला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन गया है जो कि न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकता है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है ये रशिया को भी पता है, ये चाइना को भी पता है, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इंतहाई ज्यादा सख्त हैं। और 1990 के बाद किसी भी फाइटर जेट या किसी भी बॉम्बर को पहली दफा न्यूक्लियर केपेबल जो है वो सर्टिफाई किया गया। इससे पहले 1990 के अंदर किसी भी आखिरी जहाज को, चाहे वो बॉम्बर था या वो कोई फाइटर जेट था, उसको सर्टिफाई किया गया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कैरी कर सकता है और आगे जाके डिलीवर भी कर सकता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो सर्टिफिकेशन दी गई है ये F-35A जहाज को दी गई है। उसके अलावा जो F-35B और F-35C जहाज हैं जो कि अमेरिकन मरीन कोर और अमेरिकन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से इस्तेमाल करती है, उनको ये सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई। ये सर्टिफिकेशन सिर्फ F-35A जहाज को दी गई है जो कि अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और उसके अलावा बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस जहाज को इस्तेमाल करती हैं। और जैसे कि आपको पहले भी मैं कई दफा बता चुका हूं कि यूरोप के अंदर 5 ऐसी कंट्रीज हैं, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स उन कंट्रीज के अंदर जो है वो प्लेस किए हुए हैं, बेसिस के ऊपर रखे हुए हैं, और बवक्ते जरूरत अमेरिका वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उठा के रशिया के ऊपर फेंक सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप के अंदर है, नेटो कंट्रीज के पास है। इस वजह से इनका हदफ भी रशिया के अंदर ही रखा जाएगा। इन कंट्रीज के अंदर बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और टर्की है। अब सिर्फ तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ये F-35 जहाज नहीं है, बाकी बेल्जियम के पास भी है, जर्मनी भी परचेज करने जा रहा है, इटली के पास भी है, नेदरलैंड्स के पास भी ये F-35 जहाज मौजूद है। तो आप समझ लें कि इन कंट्रीज के पास जितने भी ये F-35A जहाज मौजूद हैं, सारे के सारे इस बात के कैपेबल हो गए हैं कि वो रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन जो है वो फेंक सकते हैं। अब ये कितने हैं ये आप खुद अंदाजा लगा लें, और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी रशिया के लिए, रशियन डिफेंस के लिए, वो भी आप थोड़ा सा खुद ही अंदाजा लगाएं। इससे पहले जब अमेरिकन ने F-22 जहाज तैयार किया था 80s 90s के अंदर, उस वक्त ये बात समझी जा रही थी कि अमेरिका का ये F-22 जहाज न्यूक्लियर केपेबल होगा, लेकिन F-22 जहाज को ये कभी भी सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं मिल सकी, और F-22 जहाज को कभी भी इस बात पे क्लियर नहीं किया गया कि वो न्यूक्लियर वेपन लेके जाए और आगे जाके डिलीवर करे। ऑल्दो हम ये जानते हैं कि F-22 F-35 के मुकाबले में एक बड़ा जहाज है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो काफी ज्यादा कदरे कम थी, और उसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये थी कि F-22 का जो इंटरनल वेपन बे था उसके अंदर एक लार्ज डायमीटर वाला वॉरहेड जो है वो फिट नहीं आ सकता था। तो इस वजह से F-22 के इंटरनल वेपन बे को इस तरह से डिजाइन किया गया था उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक कि वो AMRAAM मिसाइल उठा के लेके जा सके और वो साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल उठा के लेके जा सके। लेकिन ये जो B-61 ग्रेविटी बॉम्ब है जो कि एक न्यूक्लियर वेपन है और अमेरिकन एयरफोर्स उसको इस्तेमाल करती है, उस तरह के बॉम्ब्स F-22 जहाज लेके जाने की सलाहियत नहीं रखता था, और F-35 का इंटरनल वेपन पे इस चीज को जहन में रख के डिजाइन किया गया था। इससे पहले अमेरिका के पास एक और स्टेल्थ जहाज था F-117 की सूरत में, क्योंकि स्टेल्थ था, लेकिन वो F-117 जहाज भी न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए जो है वो केपेबल नहीं था। F-117 के अपने प्रॉब्लम से, ठीक है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ये स्टेल्थ जहाज था। F-117 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन था वो बहुत ही कम था, लेकिन उसकी जो फ्लाइट परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी वो इंतहाई ज्यादा थी। तो आप ऐसे जहाज को जिसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो, जिसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, जो कि इतना ज्यादा मनूवरेबल ना हो, आप इतना इंपॉर्टेंट मिशन उसके हवाले नहीं कर सकते। फिर F-22 स्टेल्थ होने के बावजूद जो है ये काम नहीं कर सका, लेकिन अब F-35 इस किस्म का जहाज बन चुका है और सर्टिफाई हो गया कि वो ये B-61 जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डिलीवर कर सके। अब आप ये ज़हन में रखें कि ये F-35 जहाज हंड्रेड्स के नंबर के अंदर ये यूरोपियन कंट्रीज इस वक्त इस्तेमाल कर रही हैं। फिनलैंड तक ये F-35 जहाज परचेज करने जा रहा है, और फिनलैंड का मैंने आपको बताया था कि रशिया के साथ बॉर्डर जो है वो नेटो के पूरे बॉर्डर जितना है। फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने से पहले रशिया और नेटो का बॉर्डर तकरीबन 1300 किलोमीटर था। फिनलैंड का नेटो इत्तेहाद ज्वाइन करने के बाद नेटो और रशिया का बॉर्डर 2600 किलोमीटर का हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो आप ये सोचे कि जब फिनलैंड के बॉर्डर के ऊपर ये F-35 जहाज लगे होंगे और सारे के सारे न्यूक्लियर केपेबल होंगे, तो रशिया के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट बन जाएगा। थ्रेट ये फिनलैंड के लिए भी
होगा, क्योंकि रशिया भी फिर ये सारी चीजें देख के अपना ऑफेंस उसी तरीके से डिजाइन करेगा। लेकिन रशिया के लिए अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कह सकते हैं कि डबल हो गई हैं और 10 फोल्ड्स हो गई हैं, क्योंकि एक तो F-35 का नंबर पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा है, और फिर फिनलैंड के अंदर इस F-35 का मतलब है रशिया को एक एक F-35 जहाज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। उसके अलावा नेटो के बाद दूसरी तरफ पैसिफिक के अंदर साउथ कोरिया के पास भी ये F-35 जहाज मौजूद है, जापान के पास भी ये F-35 जहाज मौजूद है। तो रशिया के लिए दोनों तरफ से जो है वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ठीक है, इस वक्त साउथ कोरिया और जापान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन अमेरिका तो यूज कर सकता है। अमेरिका तो उनकी बेसिस ऑलरेडी यूज करता है और अमेरिका तो खुद से ये न्यूक्लियर वेपन पोजेस करता है। तो रशिया की प्रॉब्लम जो है वो 10 फोल्ड्स बढ़ गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।